नरेंद्र मोदी सरकार गुंडागर्दी, तानाशाही पर उतरी हुई है और आज़ादी की जो आवाज़ है, जो प्रेस की आज़ादी की आवाज़ है, या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको पूरी तरह से कुचलना चाहती है। उसके लिए संजय सिंह भी बोल रहे हैं ना लगातार। संजय सिंह पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे हैं, और संजय सिंह सबूतों के साथ में बोल रहे हैं। उनकी जो है वहां से उनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। यही हो रहा है ना। मतलब एक व्यक्ति जो सरेआम इतनी अभद्र भाषा बोली है कि मैं यहां बोल नहीं सकता, बिदुड़ी ने, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन संजय सिंह के खिलाफ और कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के जो और लोग हैं, आप उनको पूरे सत्र के लिए सदन से बर्खास्त कर दे रहे हैं। तो जो एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, ये होंगी। बहुत सीधी सी बात है, मेरा बहुत सीधा सा मानना है। आप क्या मानते हैं, लोग क्या मानते हैं, मैं नहीं जानता। अगर ईवीएम रहेगी, ईवीएम से चुनाव होगा, तो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। इस चुनाव को जीतने के लिए मोदी जो कर सकता है वो करेगा। मोदी को हराने से पहले इस देश में ईवीएम को हटाना पड़ेगा, और ईवीएम जिस दिन हट जाएगी, बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाएगा, बीजेपी 40 सीटें जीत नहीं पाएगी। और दावे के साथ कह रहा हूं, हो सकता है मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाए, ये भी हो सकता है। मेरे खिलाफ ये सारी इंक्वायरी नहीं भेजेगा। अगर करेंगे तो मुझे मरवाएंगे, मैं भी जानता हूं। जिस दिन इनको होगा कि अब इसे बर्दाश्त करना संभव नहीं, उस दिन मुझे गोली मरवाएंगे, मैं जानता हूं। क्यों सर? मैं बोल रहा हूं लगातार, मेरी इंफॉर्मेशन उनके साथ पास में सारी 4-4 महीने तक मेरा मोबाइल फोन जो है वो होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मेरे एक एक व्यक्ति कौन मेरे से मिलता है, आईबी के पास में सारी इंफॉर्मेशन है। तो मर गए मारने वाले इनसे डरते थोड़े ही हैं। जब ये करेंगे कार्रवाई तब करेंगे, अभी से नहीं। एंटिसिपेशन में कुछ नहीं करेंगे अपन। पूरी वकील कम्युनिटी सरकार के इस तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक आंदोलन की शक्ल में देश के लोगों को तैयार करेंगे। ये करना पड़ेगा। मैं तो शाहीन बाग में नहीं, मैं तो पूरे देश में गया CNRC के आंदोलन में। मैं तो किसान आंदोलन में 13 महीने उनके साथ में रहा हूं। मैं तो दिल्ली दंगे में भी गया, और मैं तो आप इससे पहले जो आंगनवाड़ियों का आंदोलन था, मैं उसमें भी था। यहाँ पे फौजियों का 1 रैंक 1 पेंशन का, मैं तो उसमें भी था। मैं तो हर एक उसमें था, हर एक उसमें जाता हूँ। आज यहाँ भी हूँ। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं, बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। राजनीतिक बंदियों को रिहा करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो गौरी हमको याद है, याद है, याद है। तो गौरी हमको याद है, याद है, याद है। रूपेश हमको याद है, याद है, याद है। रूपेश हमको याद है, याद है, याद है। तो सत्य की कप्तान याद है, याद है, याद है। कश्मीर वाला याद है, याद है, याद है। कश्मीर वाला याद है, याद है, याद है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। तो कल की आजादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फासीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखो पत्रकारिता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फासीवाद
दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़े हैं। दरअसल सिटीजन्स प्रोटेस्ट इस वक्त यहाँ जारी है। अलग अलग संगठनों की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया है प्रेस फ्रीडम को लेकर, प्रेस की आज़ादी को, और जिस तरीके के तरह तरह के ईडी सीबीआई हमले हो रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि जो कुछ है वो सिर्फ तानाशाह सरकार ही है। आज हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी जुड़ने जा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज एक तो आपके आने का मकसद, और दूसरा ये जगह जगह सीबीआई ईडी रेड, प्रेस फ्रीडम के ऊपर पूरी तरीके से शिकंजा, सब क्या है सर? देखिए, मेरे यहाँ आने का मकसद बहुत सीधा सा है। जिस तरह से कल सुबह 6 बजे से जो करीब 8-10 पत्रकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको गैर कानूनी तरीके से उनके घर से उठाया गया और शाम तक उनको रखा और बाद में उनको छोड़ा गया है। और एक एफआईआर है जिसमें यूएपीए की धारा है, जिसमें धारा आईपीसी की 153A भी लगी है, जो धार्मिक वैमनस्य फैलाने की जो धारा है, उसके तहत उनको उठाया गया है। उसके विरोध में आज यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं उस प्रदर्शन को सपोर्ट करने और इस देश के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं, जो लोगों का सच, सरकार का सच, इस देश की हकीकत लोगों के और दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उनके पक्ष में और सरकार के इस घिनौने षड्यंत्र के विरोध में मैं यहाँ आज जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट के साथ में खड़ा हूँ। लेकिन भानु प्रताप जी, ये कोई एक पहला मामला नहीं है या आखिरी मामला नहीं है। अगर हम देखें तो लगातार इस तरीके के मामला चल रहे हैं। कभी किसी अखबार के दफ्तर में, कभी किसी सोशल मीडिया के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, कभी किसी चैनल को कोशिश करके पत्रकारों को पकड़ के बंद करा के धमकाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिर कानून कर क्या रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अदालतें क्या कर रही हैं? देखिए, कानून इसके लिए पूरी तरह से है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। कानून तो बाकायदा, जब कल उन्हें उठाया गया सभी पत्रकारों को, उन्हें बिना नोटिस के, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, कोई सर्च वारंट आपके पास नहीं, आप उनके घर को खंगोल रहे हैं, किताबों को देख रहे हैं, आप उनके लैपटॉप को और उसको सीज कर रहे हैं, कोई सर्च वारंट नहीं है आपके पास। आपने उनको कोई एफआईआर नहीं दी। आप कह रहे हैं 21 अगस्त की एफआईआर, तो एफआईआर की कॉपी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको जो देना, ये कानूनी आपकी बाध्यता है। आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में कानून नहीं है, इस देश में संविधान भी है, इस देश में कानून भी है, लेकिन सरकार कानून को एक साइड में रख के, और पूरी तरह से मुझे शब्द कहने पड़ रहे हैं क्योंकि यही शब्द इस सरकार के लिए ज्यादा वाजिब होंगे कि गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। केवल तानाशाही की बात नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार गुंडागर्दी, तानाशाही पर उतरी हुई है। और आज़ादी की जो आवाज़ है, जो प्रेस की आज़ादी की आवाज़ है, या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको पूरी तरह से कुचलना चाहती है। क्यों? उसके लिए सारी, क्यों? इसलिए कि सच मोदी को बर्दाश्त नहीं है। पूरे 9 साल के, 9.5 साल के काम में केवल और केवल झूठ बोला है और लोगों के भले के लिए स्कीम केवल घोषणा की है। उन स्कीमों के तहत लोगों की भलाई का कोई काम नहीं हुआ। 250 से ज़्यादा स्कीम मोदी ने जो लॉन्च की हैं, लेकिन किसी भी स्कीम के तहत, किसी भी योजना के तहत 15 से 20% ही मुश्किल से काम हुआ है, इसके अलावा हुआ नहीं। और होगा भी कैसे? क्योंकि जो भी स्कीम है उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है, उसमें से 40 से लेकर 50% पैसा केवल और केवल प्रचार पे खर्च किया जा रहा है, उस काम पर नहीं किया जा रहा जिसके लिए पैसा बनाया गया। निश्चित रूप से ये शुरुआत है इस बात की, इतने वरिष्ठ पत्रकारों को, इतने निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करने वाले लोगों को, जो जमीन पर रहकर पत्रकारिता करते हैं, और इस देश का जो वर्तमान सच है, इस सरकार की जितनी भी बेईमानी और भ्रष्टाचार है, इसके जितने भी घोटाले हैं, इसका जितना भी झूठ है, वो लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए उस आवाज को दबाने के लिए ये सारा सब कुछ घिनौना काम किया जा रहा है। वकील को हर उस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, हर उस आवाज के साथ खड़ा होना चाहिए जो देश के संविधान को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित करने के लिए है, बचाने के लिए है। और निर्दोष लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, वकीलों को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं
मेरी बात उन तक पहुंच रही होगी और वो लोग, पूरी वकील कम्युनिटी सरकार के इस तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक आंदोलन की शक्ल में देश के लोगों को तैयार करेंगे। ये करना पड़ेगा, नहीं तो आज अगर इनके साथ हो रहा, आप बताइए उर्मिला जी पिछले 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी कोई एक भी इस तरह का वाकया, उनकी कोई एक भी रिपोर्ट, उनका कोई एक भी वक्तव्य आप बता दीजिए कि उन्होंने देश के अंदर वैमनस्य फैलाया हो? क्या वो आतंकवादी हैं जो यूएपीए की धारा आप लगा रहे हैं? वो क्या वो उग्रवादी हैं? अगर फंडिंग का मामला आप कह रहे हैं तो न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कीजिए, उसके जो मालिक है उनके खिलाफ, पत्रकारों का क्या लेना देना है? सो ये जो सारी चीजें हैं, अभिषार शर्मा क्या है उनके खिलाफ, पहले भी लगातार उनके खिलाफ किया गया था, उन्होंने सारी चीज बताई, उन्होंने पूरा हिसाब अपना दिया कि मैं न्यूज़ क्लिक के साथ कैसे जुड़ा हूं और मेरे पास कितना पैसा आया है, कहां से आया, उनका क्या लेना देना है चाइना की फंडिंग का। मोदी जी ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं। चाइना ने 2000 किलोमीटर हमारी धरती इसी 9.5 साल में कब्जा ली है। उनका एक वक्तव्य नहीं है, चाइना का नाम लेने में घबराते हैं मोदी जी, टांगे कांपती हैं। और यही मोदी जी थे जब पहले सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि लाल आंखें दिखाओ, अब लाल पीली आंखें कहां गई पता नहीं है। पर इससे अलग बात कर रहा हूं, मैं फंडिंग की बात कर रहा हूं। चाइना की कंपनियों की फंडिंग पीएम केयर फंड में है। कौन है पीएम केयर फंड का मालिक? प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे के सारे मेंबर उनके हाथ में। अगर यही होना चाहिए कि चाइना की फंडिंग का मामला है तो सबसे पहले इन चारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनके खिलाफ इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, है नहीं ना? चाइना की फंडिंग का मामला जो विवेकानंद फाउंडेशन है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है नहीं है? तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, उसके अंदर आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल, आप उनके खिलाफ नहीं करेंगे, पर यहां करेंगे। अगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर फंडिंग का मामला है, अभी केवल आपके पास में इंफॉर्मेशन है, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, सबूत नहीं है, फिर भी अगर कुछ करना है तो आप मालिक के खिलाफ कीजिए। आप पत्रकारों का क्या लेना देना है? पत्रकारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो पत्रकार जो जनता के सामने सरकार का सच ला रहे हैं, आप उनका गला दबाना चाहते हो। तो ये वकीलों के साथ भी तो हो सकता है सर, आपके साथ भी तो हो सकता है। हम तो कह रहे हैं ईडी और सीबीआई आपके लिए भी तो हो सकती है। निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं करें ना, करें, ओपन है बिल्कुल। आप ईडी भेजिए, आप सीबीआई भेजिए, आप इनकम टैक्स भेजिए, जो भेजना है भेजिए। अगर आप में दम है तो करके दिखाइए ना, आपके पता लग जाएगी आपको। नहीं, अगर जाति तौर पे भानु प्रताप जी की बात करूं, इस बात से गम नहीं है। मैं जानता हूं कि मोदी मेरे खिलाफ ये सारी इंक्वायरी नहीं भेजेगा। अगर करेंगे तो मुझे मरवाएंगे, मैं भी जानता हूं। जिस दिन इनको होगा कि अब इसे बर्दाश्त करना संभव नहीं, उस दिन मुझे गोली मरवाएंगे, मैं जानता हूं। क्यों सर? मैं बोल रहा हूं लगातार, मेरी इंफॉर्मेशन उनके साथ पास में सारी 4-4 महीने तक मेरा मोबाइल फोन जो है वो होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मेरे एक एक व्यक्ति कौन मेरे से मिलता है, आईबी के पास में सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ उनके पास में है। मैं ही सारी चीजें जानता हूं, तो मैं तो जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लेके जाना चाहते जब होगा को। अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपको मरवा देंगे प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार, तो मर गए मारने वाले इनसे डरते थोड़े ही हैं। जब ये करेंगे कार्रवाई तब करेंगे, अभी से नहीं। एंटिसिपेशन में कुछ नहीं करेंगे अपन, कोई बात नहीं, जब देखेंगे जब करेंगे। बात मैं वो कह रहा हूं, बात मैं ये कह रहा हूं, ये पत्रकार क्योंकि सच रख रहे हैं सामने, और 2024 का लोकसभा का चुनाव जो मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे पहले 4 राज्यों के चुनाव जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले हैं। अब किसी भी समय उनकी जो है आचार संहिता लागू हो सकती है, घोषणा हो सकती है, डेट डिक्लेयर हो सकती है। उस सबके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, और ये पहला अटैक है। इसी से बहुत लोग अगर डर गए तो सरकार अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएगी, और अगर नहीं डरे सरकार के इस वार से, और जिस तरह का विरोध किया है, कल ही से सुबह से जिस तरह का विरोध हो रहा है, अगर ये संगठित होकर विरोध किया तो सरकार निश्चित रूप से बैकफुट पर आएगी। और सरकार ये करेगी ऐसे लोगों को जो सच सामने रखे उनको बंद करने की, उनकी जुबान बंद करने की कोशिश करेगी। संजय सिंह भी बोल रहे हैं ना लगातार, संजय सिंह पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे हैं, और संजय सिंह सबूतों के साथ में बोल रहे हैं। उनकी जो है वहां से उनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। यही हो रहा है ना। मतलब एक व्यक्ति जो सरेआम इतनी अभद्र भाषा बोली है कि मैं यहां बोल नहीं सकता, बिदुड़ी ने, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन संजय सिंह के खिलाफ और कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के जो और लोग हैं, आप उनको पूरे सत्र के लिए सदन से बर्खास्त कर दे रहे हैं। तो जो एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है ये होंगी। नहीं, बिदुड़ी के खिलाफ
विदुड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं? उनको तो टोंक राजस्थान का जिम्मेदार बना दिया गया है। यही कार्रवाई है ना, तो उनको प्रसाद दे दिया गया है, उनको पुरस्कार दे दिया गया है। और मोदी जी चाहते ही हैं, इसीलिए तो मोदी जी ने इकट्ठे कर रखे कि जो सबसे घटिया काम करेगा, जो घटिया भाषा बोलेगा और कानून के विरुद्ध जाके काम करेगा, ऐसे लोगों को पालते हैं मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है, आर्टिकल 142 में अनलिमिटेड पावर है उनके पास, सुमोटो एक्शन ले सकते हैं किसी भी बात पर। लेकिन पीछे का अगर पर्टिकुलर इन 9 साढ़े 9 साल की ही बात करें, उससे पहले का भी है, लेकिन कम से कम इनकी बात करें, ऐसा मौका आया नहीं कि सुमोटो एक्शन लिया हो, केवल मणिपुर के मामले को छोड़कर। मणिपुर में लिया है, लेकिन उसमें भी हुआ क्या है, जिस समय देश के लोग सड़क पर भटक रहे थे, कोरोना काल में मर रहे थे, एक्सीडेंट से मर रहे थे, सड़क पर भूखों मर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी सुमोटो को एक्शन नहीं लिया। और उस सबके बावजूद नहीं लिया जब कई हाई कोर्टों ने, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन कई हाई कोर्टों ने जो किया जा रहा था लोगों के खिलाफ में, और विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ, उसमें अपने आदेश दिए कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। ये सब एक पक्षी कार्रवाई है और एक संप्रदाय विशेष लोगों को प्रताड़ित करने की ये कार्रवाई, सब कुछ हुआ। जब भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने बाद जब एक्शन लिया, जब करीब 60 से ज़्यादा, बल्कि 100 के लगभग एडवोकेट्स ने एप्लीकेशन, एक लिखी कंप्लेंट और दी कोर्ट को, तब लिया। सो ऐसे कई मसले थे जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना चाहिए था, सुमोटो एक्शन नहीं लिया। शायद तभी सरकार का हौसला इतना बढ़ रहा है, तभी ये तानाशाही इतनी बढ़ रही है। एक और चीज़, 2-3 मैं उदाहरण आपको बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। एक मसला हुआ जो महाराष्ट्र सरकार को लेकर है। मुझे इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा कि जो गवर्नर की कार्रवाई है असंवैधानिक है, वहां जो सरकार बनी शिंदे सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक है, लेकिन सरकार को हटाया नहीं। तो आपने हटाया नहीं तो उससे फायदा क्या? सरकार तो बनी हुई है ना। अब आप कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक सरकार है, लेकिन सरकार बनी हुई है, तो आपके इस आदेश का मतलब क्या रहा? एक बात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के विषय में जिस चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर, कमिश्नर को लेकर कोर्ट में मुकदमा आया और कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ये गलत हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं तीनों के तीनों, उनको आप कह रहे हैं समान पावर मिले, और उनकी नियुक्ति के लिए 3 लोगों का पैनल बनाया, जिसमें चीफ जस्टिस भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो और अब लीडर ऑफ अपोजिशन हो। पर आप ये आदेश तो दे रहे हैं कि ऐसे होगा, पर जो आदमी इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मोदी का आदमी है, सरकार का आदमी है, आप उसे नहीं हटा रहे हैं, और उसी के देख रेख में 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो आपके इस आदेश का फायदा क्या है? सो ये आधा अधूरा जो न्याय है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, और आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अफसोस, जितना करना चाहिए ऐसा हुआ नहीं, नजर नहीं आ रहा। इसीलिए सरकार की और पुलिस और ये सारे जो हैं, इनके जो हैं हौसले बढ़ रहे हैं, और ईडी के हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं, उसके 2 कारण। सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी को जो पावर दी गई, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंफर्म कर दिया, इसलिए ईडी के हौसले बुलंद है कि वो रख सकती है, किसी को भी उठा के 1-2 साल जेल में रख सकती है, इसलिए हौसले बढ़े। और दूसरा, जब आपने ईडी के चीफ की नियुक्ति को मान लिया कि इसको एक्सटेंशन आगे नहीं देना, और आपने एक डेडलाइन फिक्स कर दी कि इस तारीख तक, बस इसके बाद नहीं, फिर आपने 45 दिन के लिए क्यों बढ़ाया? मैं तो शाहीन बाग में नहीं, मैं तो पूरे देश में गया CNRC के आंदोलन में, मैं तो किसान आंदोलन में 13 महीने उनके साथ में रहा हूं, मैं तो दिल्ली दंगे में भी गया, और मैं तो आप इससे पहले जो आंगनवाड़ियों का आंदोलन था मैं उसमें भी था, यहाँ पे फौजियों का 1 रैंक 1 पेंशन का मैं तो उसमें भी था, मैं तो हर एक उसमें था, हर एक उसमें जाता हूँ, आज यहाँ भी हूँ। देश में सरकार अगर कुछ भी गलत कर रही है, इस देश के संविधान को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का कोई काम कर रही है, लोकतंत्र को दफन करने का काम कर रही है, मैं सरकार के विरोध में हर जगह मिलूंगा। यही सवाल तो आज अभिषेक शर्मा से पूछे गए, कल उन्होंने बताया, स्पेशल सेल ने यही पूछा है कि आप सीए में गए, शाहीन बाग गए, आप किसानों के उस आंदोलन में गए, ये सवाल तो आपसे भी मुझे लगता है फिर तैयारी है। निश्चित रूप से करने चाहिए, जब मेरे से सवाल करेंगे तभी तो पता लगेगा, और तभी मजा आए। मैं कह रहा हूं एक बार मुझे गिरफ्तार करें, और देन जब कोर्ट में आएंगे तो मैं सरकार को नंगा वही करूंगा, तभी पता लगेगी सारी चीजें। मॉब लिंचिंग कहीं भी हो, जो लोग इसके अपराधी हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, एक को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और अरेस्ट करके
और मैं कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को बेल भी नहीं देनी चाहिए जब तक उनका ट्रायल चले, और उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, फांसी पे चढ़ाना चाहिए, और ये तभी इबरत मिलेगी। मुद्दे कौन से नहीं, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है भाई? बीजेपी सरकार के अलावा हिंदू मुस्लिम इस देश में कौन कर रहा है? क्योंकि उनके पास और तो कोई मुद्दा है नहीं। सो हिंदू मुस्लिम वही कर रहे हैं ना। क्यों नहीं बोलते मोदी जी महंगाई पर? क्यों नहीं बोलते बेरोजगारी पर? इस देश में 80 करोड़ लोग तो आप कह रहे हो कि जिनको आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, हकीकत में तो इस देश में 100 करोड़ लोगों की स्थिति यह है कि 2 वक्त का खाना भी उन्हें मिल नहीं पाता है। यही चीज़ है एक्चुअल में। और अगर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि कौन गरीबी की रेखा से, मतलब प्रधानमंत्री किस बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, यह भी इस देश में, शायद दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 23.5 करोड़ लोगों को, 23.5 से बताइए ना फिगर, शायद 23.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। कहा ना उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। जबकि हकीकत यह है कि इस देश में मोदी सरकार के आने से पहले लगभग 18 करोड़, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 18 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते थे, और आज की तारीख में 42 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया हमने। तो आदमी के, और ये सारे आंकड़े हैं जो दुनिया के सामने हैं। बहुत सीधी सी बात है, मेरा बहुत सीधा सा मानना है। आप क्या मानते हैं, लोग क्या मानते हैं, मैं नहीं जानता। अगर ईवीएम रहेगी, ईवीएम से चुनाव होगा, तो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। इस चुनाव को जीतने के लिए मोदी जो कर सकता है वो करेगा। मोदी को हराने से पहले इस देश में ईवीएम को हटाना पड़ेगा, और ईवीएम जिस दिन हट जाएगी, बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाएगा, बीजेपी 40 सीटें जीत नहीं पाएगी। और दावे के साथ कह रहा हूं, हो सकता है मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाए, ये भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप जी हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर के भानु प्रताप जी ने जिस तरह बेबाकी से तमाम सवालात का जवाब दिया, इसी जंतर मंतर पर खुले तौर पर कह रहे हैं कि 2024 के जीत हासिल करने के लिए जो ईवीएम का मामला है, यानी बटन दबाइए और वोट पाइए, उसके लिए बाय हुक और बाय क्रूक मोदी किसी भी हद तक जा करके इस चुनाव को अपने नाम करा सकते हैं। ये तमगा एक मर्तबा फिर से अपने नाम कर सकते हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या भारत की जनता इन तमाम मुद्दों को समझ सकती है या नहीं समझेगी। और आने वाला जो वक्त है, जैसे जो मेन अहम मुद्दे जिनसे भटका करके, चाहे वो रोज़गार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, महंगाई का हो, तालीम का, किसी भी चीज़ का हो, अगर उनके लिए सवाल जनता नहीं करेगी तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये एक अगला सवाल है जो भानु प्रताप जी ने भी अभी किया है। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जंतर मंतर से इस खास खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।